हाँ, तो श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स में मेरे नाम पर क्लिक करके रिकॉर्ड अलाउ कर दीजिए। तुम्हारे नाम पे क्यों क्लिक करके करना है समझे? वो तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली भी कर दिया। कुछ फर्क होता है क्या उसमें? अच्छा, रिकॉर्डिंग की परमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को याद दिला देना, अपन ऐसे ही कर लिया करेंगे। श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल देखो। तो अभी जो पिछले साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने पहली बार अनसर्टेनिटी की बात की थी, राइट? हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी की बात की थी। ये बात हम सभी लोगों को पता है पिछले लेक्चर के द्वारा। तो अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी पे थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन किया गया श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम बेसिस लिख लेते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर की ये है कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा टफ होगा, है ना? समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंदर की चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं और हमें केवल इसके रिजल्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपसे, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना आज का लेक्चर, है ना? काफी एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना के रखना। तो सबसे पहले हम श्रोडिंगर मॉडल का एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है, श्रोडिंगर ने जो मॉडल प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये तो खैर पुरानी बात हो गई। इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब अपन ने पिछली क्लास में डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात की थी, तो मैटर जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मैटर है, वो डुअल नेचर शो कर सकता है ना, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो डी ब्रॉगली ने ये बात तो पहले से कह दी थी, श्रोडिंगर ने इसका और ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किया है ना? तो इसको वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं एटम का, है ना? वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब ये है कि जो एटम के जो पार्टिकल है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। और मैकेनिकल मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स में जब अपन मैकेनिक्स लगाते हैं, तो उस टाइम पर हम ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ पार्टिकल। तो ये हो गया बेसिकली वेव पार्टिकल मॉडल, है ना? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो श्रोडिंगर ने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे, उससे जो इनका रिजल्ट आया था, है ना, उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो मैथमेटिक जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई थी, इट वाज डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एम ई ये कैपिटल ई है ना, कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो सर इक्वेशन है, डेल्टा क्या है, क्या लिखा है? एक मिनट में बता रहा हूँ अभी डिटेल में। ये जो इक्वेशन है, इसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, या इक्वेशन आई कैसे, ये समझना अपने स्कोप के परे है। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है कि इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको कंप्लीट हाई लेवल मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो हम एमएससी मैथ्स में जब करते हैं तब हमें समझ में आता है। तो बेसिकली इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको अपन ध्यान में रखेंगे। अब इसमें एक एक टर्म जो है वो अपन समझ लेते हैं। तो जो इसमें आपको अजीबोगरीब चिन्ह सिंबल्स दिख रहे हैं, उसमें पहला तो ये है डेल्टा, है ना? डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, जैसा अपन अपने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना, जैसे डी डिफरेंशियल होता है और
पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, डेल्टा। ठीक है, बाकी ये जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कैलकुलस में। यहाँ पर अपन को इसका डेल्टा क्या होता है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा हो गया। अगला जो सिंबल है वो ये है, जो त्रिशूल जैसा अपन को दिख रहा है, इसको साई, साई बोलते हैं, है ना। ये इसका सिंबल है साई। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो साई है ये वेव फंक्शन है। साई अभी क्या होता है इसका मतलब अपन लिखेंगे, एक्स वाई और जेड जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। एक्स वाई और जेड जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो है, ये पोजीशन बताते हैं बेसिकली। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी, टोटल एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी, साई इज अगेन वेव फंक्शन, है ना। तो अब ये सर जो वाई क्या था? ये चीज सारी चीजें मैं लिख देता हूँ अब नीचे, देखो सबका मैं मतलब लिख देता हूँ एक एक करके। ये जो है साई, साई जो था वो था वेव फंक्शन। साई इज वेव फंक्शन। इन सब के मतलब क्या है वो अभी अपन समझेंगे। साई वेव फंक्शन है, एक्स वाई एंड जेड क्या थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर बाकी पाई और एच तो पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम लिख लेते हैं, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा कैपिटल ई इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल वी इज पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी आगे साई तो है ही वेव फंक्शन। तो सर हाँ बोलो। सर वी साइन तो वेलोसिटी का होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल वी साइन होता है वेलोसिटी का, स्मॉल वी, ये कैपिटल वी है ना। यस सर। तो ये यस। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कई जगह ही वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है, वो अलग अलग जगह पे अपन अलग अलग यूज में उसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि आप कैपिटल वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही यूज करेंगे, किसी और वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आप लोग को याद रखना है। ऐसा गलती से हो सकता है कि कोई इक्वेशन ये पूछ ले कि भाई श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन प्रपोज की थी वो इक्वेशन थी क्या। तो जो ये इक्वेशन अपन एज इट इज याद करके लिख देंगे, है ना, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है। बाकी ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी ध्यान रखना, साई को वेव फंक्शन बोलते हैं, एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो इसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ जो जो समझने लायक चीजें हैं। देखो इसमें वेव फंक्शन की बात हो रही है ना। तो वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर होगा। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो वेव के फॉर्म में घूमता है ना। तो ये वेव जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज का फंक्शन है, उस प्रॉपर्टी को वेव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर वेव नेचर होगा तो वेव अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती है ना। वेव जो है वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, और कितनी एनर्जी से घूम रहा है ना, वेवलेंथ क्या है, इस तरह के बहुत से पैरामीटर्स पे वेव का नेचर डिपेंड कर सकता है। तो वेव जिन चीजों पे डिपेंड करती है उसे वेव फंक्शन बोला जाता है, या शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन लिख लो, इसमें सारे वेरिएबल्स अपन ने लिख लिए है ना। अब इसमें अगला पॉइंट लिखो, इक्वेशन को लेके ज्यादा परेशान मत होना कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ज्यादा समझने का है नहीं अपने सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखो, द सॉल्यूशंस
of Schrodinger equation gives three quantum numbers. Gives three नहीं, gives first three quantum numbers है ना, gives first three quantum numbers. एक ये पॉइंट लिख लो. सर अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना क्वांटम नंबर आगे. हाँ, इस चैप्टर में अपन क्वांटम नंबर आगे पढ़ेंगे. तो अभी जो अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में, अगली क्लास में, तो वो क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए थे? वो क्वांटम नंबर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे, है ना. जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके 3 क्यूब रूट्स आते हैं, मतलब 3 वैल्यूज आती हैं, है ना. इसी तरह से आप समझ लो कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया था, तो उससे जो 3 वैल्यूज आती हैं, उनको 3 क्वांटम नंबर्स कहा जाता है. तो द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली गिव्स अस फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर तो 4 होते हैं ना. हाँ, एक्चुअल में अभी जब अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर अपन देखेंगे कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें से पहले 3 श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं. तो अभी के लिए बस ये पॉइंट ऐसे लिख के छोड़ दो. यहाँ पर चाहो तो ये लिख सकते हो. इक्वेशन का मतलब प्रॉब्लम्स आती है क्या इक्वेशन पे? इक्वेशन पे प्रॉब्लम नहीं आती. इस इक्वेशन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट यही पूछेगा कि राइट श्रोडिंगर इक्वेशन. तो ये आपको एज इट इज इसको टिप देना है. ठीक है. यस सर. तो गिव्स फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स. क्वांटम इसमें ये लिख सकते हो आगे. क्वांटम नंबर्स जो हैं, क्वांटम नंबर्स विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, है ना. ये अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब आप बाद में ये लाइन पढ़ोगे तो हो सकता है 2 महीने बाद पढ़ोगे तो क्वांटम नंबर समझ में नहीं आए. तो उसमें अपन को पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर 4 पेज छोड़ के लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड था. अब देखो, ये इसमें अगला सब टॉपिक डालना ऑर्बिटल. नेक्स्ट सब टॉपिक डालो. ये श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर ही सब टॉपिक है ना. इसका नाम है सब टॉपिक का ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स था जो श्रोडिंगर ने डेवलप किया था, वही अपने वेव मैकेनिकल मॉडल और अपनी इक्वेशन की हेल्प से. तो इन्होंने इक्वेशन की हेल्प से ऑर्बिटल कैसे डेवलप किया था वो अपने सिलेबस में नहीं है. ऑर्बिटल होता क्या है वो चीज अपने सिलेबस में है. ठीक है. तो उसको अब अपन लिखते हैं. ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं. ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना. इट इज द रीजन अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. और maximum का मतलब क्या है? Around 95%. ठीक है. तो ये डेफिनेशन लिख लो. अभी मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. सभी लोग ध्यान से सुनना. श्रोडिंगर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को गलत बताया था, और उन्होंने कहा था कि ऑर्बिट नाम की चीज नहीं होती. एक्चुअली ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है. ठीक है. तो इससे पहले तक ये समझा जाता था, इसको अपन अगले पेज पे लिखते हैं, मतलब लिखना नहीं है ये, बस ऐसे ही समझ लो स्टोरी के फॉर्म में. देखो, इससे पहले तक ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है ना. तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोला गया. फिर धीरे धीरे इसमें अनसर्टेनिटी की बातें चालू हुई. हाइजेनबर्ग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी की बात की. श्रोडिंगर ने अनसर्टेनिटी को बहुत हाई लेवल पे ले गए. कैसे? उन्होंने ये कहा कि जैसे ये अगर न्यूक्लियस है तो कोई रैंडम रीजन अपन ड्रॉ करें, है ना. जैसे मान लो ये कोई रीजन है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम पे इस रीजन में कहीं भी हो सकता है
है ना। उन्होंने, ध्यान से सुनना मेरी बात, उन्होंने एक फिक्स्ड पाथ की बात को रिजेक्ट किया श्रोडिंगर ने कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इतनी सर्टेनिटी से उसके पाथ को नहीं बता सकते। वो एक्चुअली एक पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है, वो एक रीजन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। It is the region around nucleus where the probability of finding the electron is maximum. स्टेटमेंट का सेकेंड हाफ देखो, probability of finding the electron. probability वर्ड का मतलब क्या होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, probability वर्ड का मतलब क्या होता है, संभावना, है ना। संभावना का मतलब क्या है, एक मिनट रुको, संभावना का मतलब क्या है कि आप श्योर नहीं हो, ठीक है। हाँ संकेत बोलो। सर ने प्रूव करा था कि सिर्फ ऐसे बोला था? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि सही था, है ना। जो भी अपन स्टेटमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब जो साइंटिस्ट बाद में आते जा रहे हैं, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव ही किया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सर ऑफ, हाँ चंद्रमान बोलो। सर ये ऑर्बिटल ये है मतलब कॉन्सेप्ट है सर, ये अभी तक का सबसे अपडेटेड है ये, मतलब कि अभी और भी इसमें वो आएंगे अपडेट्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो ये सबसे ज्यादा अपडेटेड है ओके ना। सर। ये कौन से यस ईयर सर। में किया है यार, ईयर तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसमें ईयर वगैरह कुछ बताया नहीं गया है। एक बार एनसीईआरटी में चेक करना, शायद ईयर दिया हो, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखो। तो अब बात ये है, डेफिनेशन एक और बार ध्यान से देखो। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, कितनी, 95%। तो ये वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कहीं पाया जाए, ठीक है। सर इसमें शेल्स भी नहीं होते होंगे? एक सेकंड। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, बोलो। सर इसमें शेल्स भी नहीं होते होंगे फिर? नहीं शेल्स नहीं होते इसमें, ये बस रीजन होता है, मतलब शेल्स के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। ये अभी अपन थोड़ा सा अपन आगे जाएंगे ना, क्वांटम नंबर वगैरह तक पहुंचेंगे तब और थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो देखो, यस। अभी अपन ऑर्बिटल की डेफिनेशन को स्टिक करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी हम अराउंड 95% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो रीजन है इसमें आप 95% श्योर हो कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 100% श्योर आप अभी भी नहीं हो। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो, एक अपन जैसे सिंपल एग्जांपल लें, तो आप लोगों ने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा, है ना। ये जैसे जैसे ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जैसे मान लो गिर नेशनल पार्क है ये, ठीक है, और ये किसकी हाइपोथेटिकल बाउंड्री है ना। अब आप लोग को ये बात तो पता होगी कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, ये बहुत बड़े रीजन में होते हैं और इनकी ऐसा कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, है ना। मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ अपन ने कोई दीवार खड़ी कर दी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री की बात करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका लगभग इतना एरिया है। तो जैसे अगर अपन मान लो शेर की बात करें, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे अपन किसी लॉयन वगैरह को देखने जाते हैं, लॉयन कैसे बनाते हैं यार, ये समझ मान लेना कि ये लॉयन है ना। तो अब ये जो लॉयन है, ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अपन इसमें इस तरह की बात कह सकते हैं कि ये जो एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉयन है वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी एज सच अपन ने कोई बाउंड्री नहीं खड़ी करी एक्चुअल में, तो लॉयन जो है वो ओकेशनली बाउंड्री को क्रॉस भी कर सकता है। तो जो हमने इस तरह के कभी कभार न्यूज़ सुनते हैं कि भाई ये जो आसपास की जो विलेज है उसमें शेर आ गया, है ना, तो शेर कैसे जाता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे आपने कुछ हार्डकोर कोई बाउंड्री नहीं बनाई, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हो कि हाँ हम 95% श्योर तो कह सकते हैं कि टाइगर हमेशा यहीं पर ही रहेगा इस वेल डिफाइंड बाउंड्री में, सॉरी वेल डिफाइंड नहीं, इस हाइपोथेटिकल बाउंड्री में, लेकिन वो ऑकेशनली कभी कभी बाहर भी बाउंड्री से आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ कुछ इस तरह की बात कही गई कि वो रीजन जहां पे हम 95% श्योर है, मतलब जहां पर हम बहुत ही ज्यादा श्योर है इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हमने ऑर्बिटल बोल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर भी हो सकता है, वो न्यूक्लियस से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी हो सकता है। तो क्या ये बातें समझ में आ गई? ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? यस यस सर। सर। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। Region around nucleus where probability of finding electron is maximum and that probability is 95%। जो संभावना है उसको मैथमेटिकली 95% के आसपास बताया जाता है। तो ये हुआ सर ऑर्बिटल। डाउट हाँ हाँ बेशक सर, ये बताओ। प्रोबेबिलिटी कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर, मतलब क्या नहीं नहीं, क्या वो ये लगाते इसका हैं कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपन नहीं बता सकते कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये जो अभी ऑर्बिटल अपन जो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल पढ़ेंगे उसमें जो अलग अलग शेप्स होंगे वो शेप अपन को याद रखना है, वो शेप बने कैसे हैं ये नहीं पता है अपन को, ठीक है। तो इट यस इज, सर। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई। अब इसका एक डायग्राम आप लोग बना लेना। डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक सेकेंड। तो जैसे ये एक ऑर्बिटल है ना, इसमें इसमें यहाँ पर सेंटर पे जैसे ज्यादा डॉट्स हैं, है ना, सेंटर पे ज्यादा डॉट्स हैं, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाते हैं जो डॉट्स है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो डॉट्स है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। डॉट्स यहाँ पर पास पास है, मतलब ये जो सेंटर पे जो एरिया है ना, जो ये वाला एरिया है वो हाईली डेंस है। मतलब हम इस रीजन में हम क्या कह सकते हैं कि, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैक्सिमम डॉट्स रिप्रेजेंट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब डॉट्स बहुत पास पास है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, और ऑन द कॉन्ट्ररी इस रीजन में जहाँ पर डॉट्स कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, है ना। लेस डॉट्स रिप्रेजेंट लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मान लो कि एक शेप हो गया ऑर्बिटल का, है ना। यहाँ पर आपको क्लोजनेस ऑफ डॉट्स से प्रोबेबिलिटी का आइडिया लगता है। तो सर ये जो बाउंड्री है, एक मिनट रुको, ये जो शेप है स्फेरिकल, ये यहाँ पर इस केस में एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्बिटल के अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, वो सारे शेप्स अपन अभी देखेंगे आगे। ये एक ऑर्बिटल है, हाँ बोलो। सर, इसका मतलब ये है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो आप बोल रहे हो वो डेंसिटी पे डिपेंड है? मतलब उसको देखो अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन 95% हो सकता है, लेकिन ये जो बड़ा रीजन है इसके अंदर भी जो छोटे छोटे रीजन है उसमें भी सब जगह प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है ना। जैसे जैसे मान लो ये शेर है ना, इसमें इसी में वापस आ जाओ। तो जैसे अगर यहाँ पर इस इलाके में अगर पानी ज़्यादा है, ठीक है, और इस इलाके में अगर पेड़ वगैरह ज़्यादा है, इसको पेड़ मान लो, है ना। तो भाई अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि जब जब दोपहर का टाइम होगा तो जो शेर है वो रेस्ट करने के लिए, मतलब खाना वाना खाने के बाद रेस्ट करने के लिए वो इस रीजन में होगा, पेड़ों की छाया में। तो दोपहर के टाइम पे प्रोबेबिलिटी शेर के इस रीजन में होने में,
इस रीजन में होने की ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी। और जैसे अपन फिर रात की बात करें तो रात में हो सकता है वो किसी दूसरी जगह भी रेस्ट कर रहा हो, क्योंकि वहां पे तो ऐसी धूप की दिक्कत है नहीं, तो हो सकता है वो इस कोने में भी हो सकता है इस कोने में भी हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रीजन तो 95% प्रोबेबिलिटी बता रहा है, इस रीजन के अंदर भी जो छोटे छोटे रीजन्स है वहां पर भी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ये बात समझ में आई चंद्रमा? यस सर। तो अब वो जो छोटे छोटे रीजन्स है उसमें किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसमें कम है वो अपन डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आप वहां पर डॉट्स ज्यादा बना दो, जहां पर कम प्रोबेबिलिटी है वहां पर आप डॉट्स जो है वो दूर दूर बनाओ। बात क्लियर हुई क्या? यस सर। ठीक है, तो ये अपना ऑर्बिटल क्लियर हो गया अब अपन को। अब इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग डालो। ये अगर आप लोगों को ये रफ डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो चाहो तो, बस ये ऐसे समझाने के लिए था, है ना, किसी को लग रहा है कि बनाने की जरूरत है तो बना सकता है। अब इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के कौन कौन से टाइप होते हैं? ऑर्बिटल हमने समझ लिया, अब इसमें एक एक करके इनके टाइप समझते हैं। पहला है पाथ को ऑर्बिटल कहेंगे कि रीजन को? संकेत पूछ रहा है रीजन को ऑर्बिटल कहेंगे, जैसा कि डेफिनेशन में रीजन वर्ड यूज किया गया है। सर श्रोडिंगर की इक्वेशन से जेई में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं यार। श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आते, है ना, मैं अगेन ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आते, इस इक्वेशन से जो रिजल्ट्स आएंगे आगे उनसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सर तो ऑर्बिट्स का तो फिर कोई काम नहीं रहेगा ना? ऑर्बिट्स का काम मतलब अब एग्जाम में तो रहेगा, एग्जाम में जैसे अगर बोर ऑर्बिट का रेडियस पूछता है तो उसमें अपन को बोर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एग्जाम में तो बिल्कुल काम है। बाकी हाँ बस ऐसे पूछा जाए, मतलब प्रैक्टिकली पूछा जाए अभी तो हाँ, ऑर्बिट इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट, द रियल कॉन्सेप्ट इज ऑर्बिटल। ठीक है, यस सर। तो अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में देखते हैं। पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। क्या पूछ रहे हो तुम संकेत? न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। एस ऑर्बिटल देखो, एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप ऐसा होता है स्फेरिकल। एक मिनट रुको, मैं स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर देता हूँ। एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप स्फेरिकल होता है, ये हमें याद रखना है ना। तो इसके अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। या यहीं पे नीचे लिख लो, ऐसा करो, एस ऑर्बिटल से रिलेटेड पॉइंट लिख लेते हैं। शेप स्फेरिकल, है ना। फिर क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल जो है इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट, हैविंग लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, फिर एक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। वन ऑर्बिटल कैन accommodate one orbital can accommodate maximum 2 electrons। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एक एक करके। देखो s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है। इसका मतलब क्या है, जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना, हम लोग अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, एक सेकेंड, फिर ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो आपकी जो स्क्रीन है एक्स और वाई एक्सिस उसमें आ रहा है, और जो जेड एक्सिस है वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है ना, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन। ये 3D में है, ये अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर मतलब ये जो स्ट्रक्चर ये प्लेन नहीं है ना, 3D में है ये। तो इसको, इस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में हो तो एनर्जी सबसे कम होती है। ये बात हम बोर की थ्योरी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। बोर की थ्योरी में जो एनर्जी थी, आप न्यूक्लियस के जितना पास होते हो एनर्जी उतना कम होती है ना, माइनस में। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है, इसलिए इसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, है ना। इसे बोर की थ्योरी से भी वैलिडेट किया जा सकता है। फिर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात हमेशा ही ट्रू रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखने वाली बातें हैं। ये एस ऑर्बिटल हो गया पहला। अगला ऑर्बिटल हम देखते हैं। सर एक डाउट सर एक था। डाउट है। हाँ बताओ, एक एक करके बोलो। संकेत बताओ। सर मतलब तो न्यूक्लियस के बाहर मतलब ऑर्बिट कैसे रहते हैं सर? ये एक अलग मतलब पहले ऐसा ऑर्बिटल रहेगा, फिर उसको ही कवर करके पी हाँ, मतलब एस पी पहले डी एस रहेगा। ऑर्बिटल रहेगा, फिर पी रहेगा, फिर डी रहेगा, फिर एफ रहेगा। अभी मैं ये एसपीडीएफ ऑर्बिटल जब सारे पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद मैं एक चारों का एक इंटीग्रेटेड डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तब समझ में आ क्योंकि जाएगा। मैं 9th में मतलब एक चीज पढ़ी थी कि मतलब ऑर्बिट रहते हैं, फिर उनके ऊपर लगे रहते हैं एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट रहते हैं और उनके ऊपर एसपीडीएफ, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसको अभी अपन पढ़ेंगे, एक बार ऑर्बिटल सबको क्लियर हो जाए फिर अपन वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा ऑर्बिटल डाउट देखते जाओ। हाँ चंद्रमान बोलो। सर, ये कैसे डिटरमाइन किया था कि इसका वो मतलब शेप सर्कल होगा, स्फेरिकल होगा? यार इसका जो डिटर्मिनेशन है वो अपने सिलेबस में नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, वो अपन नहीं समझ सकते, तो उस पर स्ट्रेस मत डालो। आप तो बस शेप याद रखो। एस ऑर्बिटल का ये होता है। फिर जो पी ऑर्बिटल है उसका जो शेप है वो डम्ब बेल होता है ना। डम्बेल शेप, इसका डम शेप में बना देता हूँ। ये एक इस तरह के शेप को डम्ब बेल शेप कहा जाता है ना। वो जैसे जिम में होता है ना, डम्बल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये डम्बल होता है, ये इस तरह से दिखता है, तो इसको डम्बेल शेप कहा जाता है, पी ऑर्बिटल के शेप को। और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस सेंटर से पास करते हुए, ये एक्स एक्सिस, फिर ये वाई एक्सिस। तो बनानी क्यों है पर कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना क्यों है? हाँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाना पड़ेगा ना भाई। मतलब नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, वो तो मैं ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इसकी जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे लाई करेगा, है ना। तो न्यूक्लियस से फिर इस तरह से ऑर्बिटल निकलता है, मतलब एकदम सेंटर से निकलता है ऑर्बिटल एटम के। ठीक है, यस। तो ये अपना हो जाएगा पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना है, ये सब अपन को याद रखना है। इस ऑर्बिटल को पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं, है ना। एक्स एक्स मतलब ये जो ऑर्बिटल है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है।
फिर इसी तरह से पी वाई ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और एक और ऑर्बिटल कौन सा होगा तीसरा, पी जेड। तो मैं उनके भी डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग भी कॉपी में बना लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगेन वही हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस जो प्लेन से बाहर आ रहा है, जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो अगर ये पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है, ठीक है, या फिर अगर ये पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है, इसके ओरिएंटेशन इसका चेंज हो सकता है ना, इसलिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं। तो इस वाले ऑर्बिट पी ऑर्बिटल को अपन क्या बोलेंगे, पी वाई, है ना, और इस वाले पी ऑर्बिटल को अपन क्या बोलेंगे, पी जेड। हाँ बोलो सर इसका मतलब क्या है कि मतलब इस पे अलोंग ड्रॉ करने का मतलब क्या है? इसके अलावा ड्रॉ करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन एस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल तो स्फीयर होता है, तो इसमें अपन डायरेक्शन की बात तो कर ही नहीं सकते, है ना, ये तो चारों तरफ से सेम है, सिमेट्रिक है। लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल है अभी डायरेक्शनल हो गया ना, तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है तो ये एक टाइप का ओरिएंटेशन है ना। ओरिएंटेशन 3D में कुछ भी हो सकता है ना, ये अभी यहाँ पर हो, या फिर ये यहाँ पर हो, या फिर ये यहाँ पर हो, अलग अलग ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, तो इसलिए ये हम अलग अलग ओरिएंटेशंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। सर ये मतलब रोटेट करता है क्या? हाँ ये रोटेट करना है करता क्या? है, रोटेट कर सकता है ये। तो ये सब जो चीजें हैं ना, तो मैं अभी अपन एसपीडीएफ एक बार पूरा सारा पढ़ लेंगे ना, फिर जब चारों को इंटीग्रेट करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब तक अपन एफ ऑर्बिटल का पूरा नहीं लिख रहे तब तक आप एक बार इसको बस नोट करते जाओ, फिर इस सबको कंबाइन में कर दूंगा बाद में एक साथ, ठीक है। तो ये अपना पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसकी डायग्राम बना लेना तीनों, है ना, 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं। फिर इसमें अपन को एक ये बात ध्यान में रखना है, इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, in an atomic orbital the sign of lobes indicate the sign of wave function, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है समझने के लिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रख लेना, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर वेव फंक्शन की बात कर रहा है ये पॉइंट, कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दे इंडिकेट द साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये बेसिकली ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सब बने कैसे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस आते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आएंगे ही, और इसकी जो डिपेंडेंस है वो साइड पे देखी जा रही है। देखो एक ही इक्वेशन में एक्स वाई जेड और साई मतलब वेव फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेव फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करता है, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेव फंक्शन चेंज हो सकता है। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो अब ये जो इनके शेप बनाए गए हैं ये सब वेव फंक्शन की हेल्प से ही बनाए गए हैं। तो ये तो चलो ठीक है, ये सिमेट्रिकल शेप है, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये देखो अलग अलग कोऑर्डिनेट पे अलग अलग वो आ रही है ना, शेप अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पर जो लोब है वो पतला है, फिर जैसे जैसे अपन आगे गए ये जो लोब है ये थोड़ा चौड़ा हो गया, फिर और आगे जाने पे और पतला हो गया, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन है, अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पे हम अपन वापस आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट द साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो कई बार ऐसे आपको क्वेश्चन में लोब का साइन दिया जा सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये प्लस है
लोब क्या है? माइनस है, लोब इसको बोलते हैं। ये जो फूला हुआ रहता है ना, इसको लोब बोलते हैं। दिस इज वन लोब। यस। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज वन लोब। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में बेसिकली कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं हमेशा, है ना। एक लोब ये लेफ्ट साइड में और एक लोब ये राइट साइड में। तो in an atomic orbital the sign of lobes indicate the sign of wave function। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर प्लस साइन दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शन है वो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो ऊपर की तरफ आ रही होगी, और जब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो वो मतलब वो नीचे जा रही होगी। तो वेव फंक्शन इस तरह से वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये वेव फंक्शन है ना, साई। सर डाउट है एक। हाँ हाँ बताओ। सर जो लोब होता है वो सिर्फ मतलब जो अनसिमेट्रिकल वो होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, शेप्स होते हैं, उनमें ही लगता है कि बस, या सब में लगता है सारे ऑर्बिटल्स में? जैसे अपन स्फीयर के लिए अपन कह सकते हैं कि इसका ये तो एक ही लोब है पूरा अपने आप में, है यस ना। सर। एक लोब मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक लोब मतलब एक एक कर्व्ड पाथ जो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है उसको एक लोब बोलते हैं, है ना। यस सर। तो एक सेकंड में इसको रब कर दूं। हाँ, तो ये अपने आप में पूरा एक लोब है। फिर पी ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, एक ये और एक ये। फिर डी और एफ ऑर्बिटल में और भी लोब्स होंगे जो अपन अभी देखेंगे आगे। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर लोब्स पे साइन दिया हुआ है ना, अगर मतलब गलती से किसी क्वेश्चन में लोब पे साइन दे दिया तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन के साइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बस पॉइंट याद रखने वाली बात है, इसको आप एज इट इज याद रख लो। फिर इसमें अपन अगला पॉइंट लिखते हैं। तो जो पी सब शेल है, इट कैन अकोमोडेट, पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब शेल हैज 3 पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। सर एक डाउट और है। हाँ हाँ बताओ। तो सबशेल मतलब वही ऑर्बिटल? सबशेल मतलब ये सबशेल जो है अपन क्वांटम नंबर में डिटेल में देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक्चुअली यस ऐसा सर। होता है, एक सेकेंड रुको। एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है। अभी आप लोग ये डायग्राम मत बनाना, अभी बस ये सुन लो, जब अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो दोबारा ये डायग्राम बनाएंगे। देखो ये न्यूक्लियस है ना, मैं एक एटम का आधा हिस्सा बना रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है तो इसको, ये इसका पहला ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये इसका तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो ये है पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट। अब ऑर्बिट, ऑर्बिट या इसको ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं, एक ही वर्ड है दोनों। फिर शेल के अंदर आता है सब शेल। तो जैसे आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि पहले ऑर्बिट में केवल एक ही सब शेल होता है एस, दूसरे ऑर्बिट में 2 सब शेल होते हैं एस और पी, एस और पी। फिर तीसरे ऑर्बिट में 3 सब शेल होते हैं एस, पी और डी। ठीक है, मैं अभी ये रफ डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपन दोबारा क्वांटम नंबर्स में इसको फेयर में बनाएंगे, तो अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सर हाँ तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये जो एक डब्बा है ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये अपने आप में एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल हो गया,
पी सबशेल में, पी एक सबशेल है, सबशेल मतलब शेल का अंदर वाला हिस्सा, सबशेल। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, है ना। फर्स्ट ऑर्बिटल मतलब पी एक्स, सेकेंड मतलब पी वाई, थर्ड मतलब पी जेड। ठीक है, तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जेड अभी अपन ने पढ़े। तो जो पी सबशेल सर है, हाँ बोलो। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट वाला, सर इसमें ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब लगता नहीं है क्या? देखो ना, दोनों मिक्सड है ना, ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट के अंदर ही तो अपन ऑर्बिटल बना रहे हैं, यस। है ना। तो देखो, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पहले अपना ये वाला पॉइंट खत्म करता हूँ। तो जो पी सब शेल है उससे मैक्सिमम कितने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, अभी अपन ने लिखा था। तो पी सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, 4 और 6। पी ऑर्बिटल में, पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये लाइन अपन ने यहाँ पे लिखी है, पी सब शेल हैज 3 पी ऑर्बिटल्स एंड कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जो इसके शेप की बात है, तो जैसे ये है, ये एस ऑर्बिटल है, तो एक्चुअल में जो डायग्राम होगी वो इस तरह की होगी कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, अब ध्यान से देखना इसमें कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, ये है एस ऑर्बिटल, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये पूरा रीजन जो मैं ऑरेंज से शेड कर रहा हूँ, ये एक्चुअल सिचुएशन होती है। ठीक है। अब एक्चुअल सिचुएशन अपन ड्रॉ इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे फिर अपना डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल वो भी कौन सा है, ये 1s ऑर्बिटल है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये 2s ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, तो ये इसका शेप और बड़ा होता है, मतलब ये जो ऑर्बिटल है इसका जो रेडियस है वो और बड़ा होगा, है ना, इस तरह से। तो ये मैं पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑर्बिटल जो है वो पूरा न्यूक्लियस तक जाता है ना। तो ये है 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का आधा हिस्सा अपन ने बनाया है। तो ये देखो, अब एक ही डायग्राम में ध्यान से देखते जाना एकदम, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा ध्यान नहीं दोगे तो। ये 1s ऑर्बिटल है जो ऑरेंज से बनाया है, जो ग्रीन से बनाया है ये 2s ऑर्बिटल है, ये सब एक ही एटम के अंदर है। फिर जो अपन पी की बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल भी इसी एटम से जुड़ा होगा, वो कैसे जुड़ा होता है, जैसे हम px की बात करें तो px का, जैसे px मतलब x एक्सिस है, मतलब px का एक लोब तो यहाँ से आएगा ऐसे, और दूसरा लोब यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर py का एक लोब ऐसे आएगा और दूसरा लोब नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो ये सब रीजन्स हो गए। अब इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोबारा ध्यान से देखना, जैसे हम 1s की बात करें जो हमने ऑरेंज से ड्रॉ किया था, ऑरेंज कलर से, ये वाला एक 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ऑरेंज से मैंने जितना रीजन शेड किया है ना, इस पूरे रीजन में कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। ये जो पूरा रीजन जो हमने ऑरेंज कलर से शेड किया है, इस रीजन में कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1s के। उसके बाद जब हम 2s की बात करें तो ये जो ग्रीन रीजन है, इस पूरे ग्रीन रीजन में कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर अपन p की बात करें तो px में, मतलब इस रीजन में कहीं भी और अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। क्या तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ गया होगा पहले से। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरह से मतलब एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब दिक्कत ये कि अभी जो मैंने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाई थी ना, जहां पे मैंने ब्लू से बनाया था, ब्लू पेन से, ये ऑर्बिट और उसके अंदर ये छोटे छोटे अपन ने डब्बे बनाए हैं, वो अपन ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप इस तरह से अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे पेपर में तो समझ में ही नहीं आएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का है, सॉरी, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल का है। तो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऑर्बिटल को इस तरह से एक डब्बे से दिखा दिया जाता है, और इसको फिर अपन ऐसे, जैसा मैंने ब्लू पेन से लिखा है उस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें फिर अपन को क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन पी वाई का है और ये सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है और पी ऑर्बिटल में आ रहा है, पी सबशेल में आ रहा है। सर ये डीएफ के लिए भी सिमिलर रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, डीएफ के लिए भी सिमिलर रहेगा। डी का शेप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डी में 4 लोब्स हो जाते हैं। तो डी में ऐसा डी एक्स वाई की अगर अपन बात करें तो
2 लोब तो इधर चले जाएंगे, फिर 2 लोब नीचे चले जाएंगे, मतलब फिर वो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, उसको यहाँ पे मत बनवाओ अब, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम लोग फील ले लो, मतलब ये मैंने तुम्हें ये डायग्राम फील देने के लिए बताया था। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट, अपन कर क्या रहे हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ। अब अपन आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो हम p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, है ना? तो p ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, तीनों का टाइप हमने देख लिया है। और ये दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगला ऑर्बिटल आप लिखो। अगला ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल, यहाँ पर अपना एक पॉइंट मिस हो गया। इसका जो शेप है, शेप लिख लेना। शेप कैसा होता है? डम्बेल, डम्ब बेल, ठीक है। ये वर्ड अपन को याद होना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट ही वर्ड भी आ जाता है कई बार कि क्या शेप होता है, तो हमें बताना आना चाहिए। सर बोलो भैया। सर पी ऑर्बिटल में सर एनर्जी है कुछ, वो होता है क्या, मतलब कोई क्राइटेरिया? एनर्जी जो है वो एसपीडीएफ, एस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, सॉरी एस की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ये अपन एंड में लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो डी ऑर्बिटल का लिखो, ये पी ऑर्बिटल हो गया। फिर डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल का डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका एक एक डायग्राम अपन बनाते हैं। इसमें 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये x, ये y और ये z, ठीक है। तो वो जो डी ऑर्बिटल होता है, वो एक तो ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, है ना। तो डी एक्स वाई का मतलब क्या होता है? अभी इसमें इसमें अपन z एक्सिस अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। है ना, z एक्सिस है, लेकिन अभी अपन उसको थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं ना। छोटा सा निकाल के बता दो z एक्सिस, ऐसे, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो अभी क्योंकि अपन को बस एक्स वाई प्लेन में ही बात करनी है, तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है उसका शेप ये होता है। ये ऐसे चार चार लोब्स होते हैं, चारों बराबर होते हैं ना। वो मेरे से ड्रॉ करने में छोटा बड़ा हो गया, चारों लोब्स बराबर होते हैं। इस ऑर्बिटल को डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलते हैं, डी एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो चारों लोब्स हैं, ये चारों एक्स वाई प्लेन में होते हैं। और इसका मैं ये और इस एग्जैक्ट वो बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर होती है, और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पर होती है ना। तो मतलब ये जो लोब है, ये एकदम बीच में होते हैं। तो सेम चीज इसके साथ रहेगी, सेम चीज इस वाले लोब के साथ रहेगी, सेम चीज इस वाले लोब के साथ रहेगी, ठीक है। ये दोनों लोब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये थी डी एक्स वाई की कहानी। डी एक्स वाई मतलब डी ऑर्बिटल इन एक्स वाई लेकिन प्लेन। इसमें तो 5 बनता है ना। 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। अभी तो अपन लोब्स की बात कर रहे हैं। इसमें कितने लोब्स हैं टोटल? अच्छा। 4 लोब्स, है ना, 4 लोब्स। जैसे पी ऑर्बिटल में 2 लोब होते थे, इसमें 4 लोब होंगे। फिर हम सिमिलरली डी वाई जेड, तो जब हम डी वाई जेड की बात करेंगे, तो इसको मान लो कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया, मतलब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो ये जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बना लेना, है ना। चारों लोग बराबर होंगे, अगेन वही सेम 45 डिग्री, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे? डी वाई जेड ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में आ रहे हैं इसके लोब्स।
फिर बस इसी तरह से अब तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, तीसरा हो जाएगा एक्स जेड। तो एक्स जेड का भी ऐसे ही बना लो जल्दी जल्दी। ये एक्स एक्सिस, फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दो, ये एक्स एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, तो जो प्लेन के बाहर आएगा वो होगा वाई एक्सिस। तो हमारा जो डी ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स जेड। ठीक है, ये तो तीन टाइप के डी ऑर्बिटल हो गए, है ना, तीनों टाइप के डी ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। अब जो चौथे टाइप का डी ऑर्बिटल है वो होगा एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये होता है चौथे टाइप का डी ऑर्बिटल। डी, इसमें जो लोब है वो एक्सिस के अलोंग रहते हैं, है ना। अभी तक जो तीनों डी ऑर्बिटल्स थे उसमें लोब एक्सिस से 45 डिग्री पर थे, 45 डिग्री। तो इस डी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डी एक्स टू वाई टू। ठीक है, ये इसका नाम है डी एक्स टू वाई टू ऑर्बिटल। तो ये सिंपली इसका नाम है ना, इसको अपन को मैथमेटिकली नहीं सोचना कि एक्स टू वाई टू या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप का कुछ नहीं है, ये बस इसका रिप्रेजेंटेशन है ना। डायग्राम ये होगा और इसका नाम ये होगा डी एक्स टू वाई टू, इससे ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। तो ये चौथे टाइप का डी ऑर्बिटल हो गया। फिर पांचवा जो होता है वो होता है, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। ठीक है, और अगेन ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। तो ये वाला, एक तो इसमें ये होता है, ये दो लोब्स होते हैं ऊपर नीचे जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, और इन एडिशन टू दिस इसमें एक रिंग होती है ना, इसमें एक रिंग होती है। ये मैं रिंग बना रहा हूं, ये जो रिंग है ये रिंग कौन से प्लेन में होती है, ये एक्स वाई प्लेन में होती है ना। रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में होती है, और जो दोनों लोब्स होते हैं वो जेड एक्सिस में होते हैं ना। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा 3D में, ये दोनों लोब ऐसे ऊपर जा रहे हैं और ये जो रिंग है ये इसके चारों तरफ घूम रही है ऐसे। मतलब आप इस डायग्राम को अगर ऊपर से देखोगे, अगर इसका टॉप व्यू देखोगे, है ना, ध्यान से देखना, अगर इस डायग्राम को आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में कैसे दिखेगा ये अपन को, टॉप व्यू में अपन को एक तो दिखेगी रिंग, है ना, एक अपन को परफेक्टली सर्कुलर रिंग दिखेगी। ठीक है, और क्या दिखेगा अपन को, ये वाला जो लोब है, ये लोब अपन को ऐसे जब ऊपर से देखेंगे तो ये लोब तो ऐसे सर्कल दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको, ये वाली जो यस डायग्राम सर। है ये टॉप व्यू है इसका। तो ऊपर से आप देखोगे तो ऐसे बीच में आपको ऊपर से देखोगे तो ये लोब जो है वो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा और रिंग ऐसे बाहर दिखेगी। समझ में आ गया, इमेजिन हो गया सबको। यस। तो ये जो ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं डी जेड टू, है ना, डी जेड टू ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं। देखो अब मैं इनको याद रखने का तरीका बता देता हूँ, इनमें कॉमन क्या क्या है। ये जितने भी, जिसमें पावर 2 नहीं आ रही है उन पे ध्यान दो, डी एक्स वाई। तो जिसमें भी पावर 2 नहीं आ रही है वो सब एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर है ना। जैसे डी एक्स वाई है वो एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है। सेम विथ डी वाई जेड, सेम विथ डी एक्स जेड। फिर जिन ऑर्बिटल में 2 आ रहा है ना, वो सब एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं उसमें लोब्स। तो जैसे डी एक्स टू वाई टू में एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लोब्स और वाई एक्सिस के अलोंग लोब्स। फिर डी जेड टू में
है ना, dz2 में z पे 2 आ रहा है, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग लोब्स, ठीक है। और इसमें एक रिंग होती है, ये अपन को अलग से ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया क्या स्ट्रक्चर सारे? शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये, तो अपन को शेप्स ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं वन बाय वन। पहला है, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है डबल डम्बेल, डबल डम्ब बेल, ठीक है। चार शेप ऑर्बिट, में एक डाउट हाँ चार, बोलो। सर, लेकिन वो जो अपन एक वो बनाते हैं जिसमें सर्कुलर हाँ, रिंग भी आती है, इसमें उसका मैं बोलने वाला था। जो चार ऑर्बिटल है, इन सब चारों में डबल डम्बेल आ रहा है, एक डम्बेल ये, दूसरा डम्बेल ये, है ना। तो चारों ऑर्बिटल में डबल डम्बेल आता है, सिवाय इसके। तो जो इसका शेप है उसको डोनट शेप बोलते हैं, है ना। इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, except dz2 which has donut shape। तो डोनट एक स्वीट डिश होती है जो उस तरह की दिखती है ना, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है dz2 which has donut shape, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि डी ऑर्बिटल का कौन सा शेप है ना, और चार में से अगर एक ही ऑप्शन सही है तो अपन डबल डम्बेल शेप पे टिक करेंगे, है ना। अपन ये मान के चलेंगे कि वो नॉर्मल चार डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली उसने dz2 बोला है तभी अपन डोनट शेप की बात करेंगे, राइट। ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी सबशेल है उसमें 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी अपन ने पांचों टाइप के ऑर्बिटल्स देख लिए, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब बताओ सोच के। सर 10। हाँ 10। डी सबशेल हैज 5 डी orbitals and can accommodate maximum 10 electrons, right? ठीक है, तो सिंपल है ये पॉइंट, है ना। तो डी ऑर्बिटल का पूरी कहानी खत्म हो गई। अब हम आते हैं लास्ट ऑर्बिटल पे जो कि है एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने सिलेबस में है नहीं, उसका जो शेप है वो अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके डायग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका बस अपन इतना ध्यान रखते हैं कि इसका जो शेप है वो लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक। बस ये लीफ लाइक वर्ड ध्यान में रखना, शेप बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। वैसे तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि इसका शेप क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर गलती से कभी पूछ ले, वैसे आज तक नहीं पूछा गया है, गलती से अगर कभी पूछ लिया जाए तो इसका लीफ लाइक शेप होगा। बाकी फ्लो जो है वो उसी पैटर्न में है, जैसे एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब एफ सबशेल में कितने, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, है ना। 1 3 5 7। एफ सब शेल हैज 7 orbitals and can accommodate maximum कितना, 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्लियर हो गया ये सबको? यस। एफ ऑर्बिटल का बस अपन को इतना ध्यान में रखना है, इतना ही है अपने सिलेबस में। फिर तो ये यहाँ पर ऑर्बिटल की बात खत्म हुई, है ना। एक बार मैं लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल में ऐसा कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर होता है
तो वेव नेचर के कारण ये एक वेव फंक्शन आता है, और वेव फंक्शन को श्रोडिंगर इक्वेशन की खास बात ये थी कि इसने वेव फंक्शन को कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैथमेटिकली रिलेट कर दिया था, है ना। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जो अपनी समझ के परे है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं उसको अपन 1-2 क्लास के बाद पढ़ेंगे डिटेल में। तो वेव फंक्शन जो सॉल्व होता है उससे अलग अलग एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग अलग अलग शेप जनरेट होते हैं, है ना। उन अलग अलग शेप्स को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हमने देखे, चार टाइप के ऑर्बिटल्स देखे, SPDF। ऑर्बिटल वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना लगभग 95% होती है। इस रीजन में ऐसा कहा जाता है, इस रीजन में ऑर्बिटल कहीं भी इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो बस बाकी अपन ने हर सबशेल में अलग अलग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो देखे। जैसे एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल है वो 3 टाइप के होते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सिमिलरली डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, या फिर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। ठीक है। बाकी वो एक अपन ने डायग्राम देखा था जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम था, है ना, उससे अपन को थोड़ी सी अब अपन वो डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क। हाँ बोलो चंद्रभान। सर आप पूरा इंटीग्रेट करके वो अभी बता तो दिया था मैंने बीच में, वही तो है। आज के लेक्चर में तो इतना इंटीग्रेट हो पाएगा। एनर्जी वाला तो छोड़ दो, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है ना, ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इस श्रोडिंगर में कभी नहीं आएगा अपन को क्वेश्चन, है ना। ये अपने लिए सिलेबस के बाहर है। ठीक है। यस सर। तो इसके आगे ऑर्बिटल से रिलेटेड जो और डिस्कशन है वो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन वो डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क। पहले अपन को क्या डिस्कस करना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1 मिनट रुको, आप लोग भी निकाल लो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट। 1 मिनट मैं भी ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ भाई, अपन को क्या डिस्कस करना था, सेक्शन डी ऑब्जेक्टिव में, है ना। यस सर। हाँ भाई, डी सेक्शन में बताओ सर। D3 में डाउट है, ओके। D3 देखते हैं। तो ये है एक्सरसाइज, क्या है ये, 1 पार्ट 2 D3, राइट। तो in a sample of hydrogen atom, electrons make transition from 5th excited state, मतलब n is equal to 6 से up to ground state। ground state मतलब n is equal to 1। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ फोटॉन्स। जितने पॉसिबल टाइप ऑफ फोटॉन्स है वो सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देन नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन आर। ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो n इज इक्वल टू 1, गुदागादी मत करो भाई इस पे। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 6। तो आप लोगों को वो टेबल याद होगी ना, यूवी क्यूब। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी लाइंस इंफ्रारेड रीजन में आ रही है, ये बताना है अपन को।
तो उस यूवी क्यूब टेबल में हमने लिखा था कि लाइमैन सीरीज की जितनी लाइंस है वो सब अल्ट्रावायलेट में आती है ना। वो लाइमैन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करके गिरता है, 1 पे। अपन को अल्ट्रावायलेट तो देखना नहीं है, अपन को इंफ्रारेड देखना है। तो इंफ्रारेड कहाँ से चालू होता है, बामर सीरीज से, ठीक है। तो ये मान लो सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट तो बना ही हुआ है बामर सीरीज में। अब बामर सीरीज में भी हमको याद है कि पहली 4 लाइंस तो किस में जाती है, ये पहली लाइन हो गई विजिबल। बामर सीरीज की, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, है ना। ये जितनी भी चारों लाइंस है ये सब तो किस में चली जाएंगी, विजिबल रीजन में। क्वेश्चन ने पूछा है इंफ्रारेड रीजन का। अब बामर सीरीज तो खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 तक के सारे ट्रांजिशन अपन ने देख लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो लाइमैन बामर के बाद क्या आता है, पैस्चन। तो पैस्चन अब जितनी भी लाइंस है वो सब इंफ्रारेड में आएंगी। ये आ गई पैशन सीरीज की, फिर ये आ गई ब्रैकेट सीरीज की, फिर ये आ गई पीफुंड सीरीज की, है ना। और कोई ट्रांजिशन तो पॉसिबल है नहीं। ये इंफ्रारेड है होती है, ये इंफ्रारेड होती है, ये भी इंफ्रारेड होती है ना। ये पैशन सीरीज है, ये ब्रैकेट है, ये पीफंड है। तो टोटल काउंट कर लो कितनी, 6 लाइन्स आ रही हैं, 3 2 5 और 1 6। क्लियर हो गया क्या ये, जिस जिसको डाउट था, यस सर। है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस 1-2 बार करोगे तो बनने लगेंगे इसके क्वेश्चंस। के क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सिंपल होते हैं। चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है, लेकिन क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। तो और अपन आगे बढ़ते हैं। सर एक बार D4 मुझे समझा दो। हाँ, D4 देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, 1 मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है D4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 D4। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइमैन सीरीज की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 पे आके गिरेगा, विल बी वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमैन सीरीज कितनी होगी, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जैसे n की कुछ वैल्यू मान लो, है ना। n एक्चुअली क्वेश्चन में यूज हो गया, तो फिर अपन n यहाँ पर नहीं यूज करते, ठीक है, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा अपन को। n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है तो आप n की कोई वैल्यू मान लो अपनी तरफ से। जैसे अपन ने मान लो थोड़ी सिंपल वैल्यू मान लो, जैसे अपन ने मान लो वैल्यू 3 मान ली, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिट है, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस लाइमैन सीरीज में कितनी लाइंस आएंगी, ड्रॉ करके देख लो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेगा, लाइमैन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरना चाहिए। कितनी लाइंस आ रही हैं, टोटल 2, है ना। 2 और अपना कितना था, n की वैल्यू थी 3, 2 को अपन लिख सकते हैं 3 - 1 मतलब n-1। तो मतलब अपना आंसर कितना हो जाएगा, n-1, है ना। अगर n ऑर्बिट्स हैं तो लाइमैन सीरीज में कितनी लाइन जनरेट होंगी, n-1। क्लियर हो गया क्या, किसका डाउट था ये। सर बट मतलब 2 लाइंस कैसे? तो एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। अगर तीन ऑर्बिट होंगे तो लाइमैन सीरीज में 2 लाइन आएंगी। लाइमैन सीरीज का पूछ रहा है ये, बामर सीरीज में भी लाइन होगी, है ना। ये वाली जो लाइन होगी ये बामर सीरीज की होगी, लेकिन क्वेश्चन ने लाइमैन सीरीज की लाइंस पूछी है। यस। क्लियर हुआ मतलब कि ये और ऑर्बिट्स पे लेना चाहिए ना, मतलब 3 है तो 2 होगी तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर 3 ऑर्बिट हैं किसी एटम में तो उसमें 2 लाइंस आएंगी लाइमैन सीरीज में। अगर किसी में 5 ऑर्बिट है तो उसमें लाइमैन सीरीज में देख लो, यहाँ से भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 में और यहाँ से भी गिर जाएगा 1 में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, है ना। हाँ। क्लियर हो गया यस क्वेश्चन, यस। ठीक है। और बताओ, सर D6। D6 देख लेते हैं।
D6 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 D6। तो D6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दैट अ हाइपोथेटिकल एटम गिव्स अ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट लाइन स्पेक्ट्रम, है ना? तो ये 4 कलर्स मिल रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। विच जंप अकॉर्डिंग टू फिगर वुड गिव ऑफ द रेड स्पेक्ट्रल लाइन, है ना? तो कौन सा जंप जो है वो रेड लाइन देगा अपन को? रेड लाइन की बात हो रही है और अपन को जंप बताना है। तो यहाँ पे ये अपन को जंप बताएं 4 ऑप्शन में अलग अलग, ठीक है? तो अब देखो इसका सर जैसे हाँ इसमें बोलो। शायद फिगर भी दी है। हाँ फिगर भी दिया है, वही मैं उसको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो अपन को रेड लाइन बताना है, पीडीएफ में ध्यान से सुनना, है ना? यहाँ पर आप लोग को कर्सर दिख रहा है मेरा जो मूव कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट मतलब विजिबल लाइंस है ये, है ना? विजिबल लाइंस मतलब बामर सीरीज, है ना? बामर सीरीज मतलब जंपिंग होती है n इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली गिरना तो n इज इक्वल टू 2 पर ही चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ए, बी और सी ऑप्शन तीनों गलत हो गए, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे गिर रहा है? 1 में, और ये पॉसिबल ही नहीं है। लाइमन सीरीज की कोई भी लाइन विजिबल रीजन में आ ही नहीं सकती। तो जब विजिबल रीजन में लाइन ही नहीं आ रही तो कलर की बात ही खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, मतलब बहुत वैसा स्मार्टनेस वाला क्वेश्चन था ये। एक ही पॉसिबल ऑप्शन है 3 से 2, तो वही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सर क्वेश्चन तो हो गया। हाँ सर क्वेश्चन तो हो गया सर, ये रीजन समझ में नहीं आया। मतलब सर विजिबल लाइन का सर और कुछ भी रीजन भी है शायद इसमें, कि मतलब इसमें इतनी एनर्जी होगी ऐसा कुछ? इसमें फिर वैसे देख सकते हो, जैसे अगर और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो ये वाली जो लाइन है जिसपे मेरा कर्सर है 3 से 2, ये पहली लाइन है लाइमन सीरीज, सॉरी पहली लाइन है ये बामर सीरीज की। सही बात है क्या? हाँ बोलो। ये पहली लाइन है ना बामर सीरीज की 3 से 2। यस सर। तो जब ये पहली लाइन है तो बामर सीरीज में ये जो पहली लाइन है ये लाइन क्या होती है? इसमें डेल्टा ई की वैल्यू सबसे कम होती है बामर सीरीज के लिए, है यस ना? सर। डेल्टा ई की वैल्यू सबसे कम होती है, डेल्टा ई होता है एच सी बाय लेमडा। डेल्टा ई कम है मतलब लेमडा ज्यादा हो गया, मतलब वेवलेंथ ज्यादा हो गई। यस सर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की यस होती सर। है। तो इसका मतलब रेड कलर जो है वो 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया चंद्रभान? और जिसका भी डाउट था ये? यस सर क्लियर है। बाकी जैसे अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आता तो इतना आगे अपन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप बामर सीरीज देखो और एबीसी ऑप्शन डिलीट करके डी ऑप्शन टिक करो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नॉलेज और स्मार्टनेस दोनों का यूज करना चाहिए ना, केवल नॉलेज का नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। D7 में तो डाउट नहीं है? सर है मुझे। हाँ तो हाँ फिर सर अपन है। D7 और डिस्कस कर लेते हैं। आर के टर्म्स में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? सर इसमें तो वो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला लगेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कैपिटल आर मतलब रीडबर्ग्स कांस्टेंट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 D7, the difference between the wave number of first line of Balmer series, Balmer series की फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, एंड लास्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज, है ना? पैस्टन सीरीज मतलब क्या होता है? लाइमन बामर पैस्टन। तो पैस्टन सीरीज की लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से 3 फॉर Li+2 आयन। Li+2 मतलब Z की वैल्यू हो गई कितनी? हाँ ही ली, Z की वैल्यू 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर पूछ रहा है। तो
इसका वेव नंबर निकाल दो बामर सीरीज का, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है ना। वेव नंबर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वेव नंबर क्या हो जाता है, 1 बाय वेवलेंथ होता है ना। Yes, sir. ये बस अपन को पता है डेल्टा ई जो होता है वो होता है एच सी बाय लैम्डा, और इसका फॉर्मूला भी अपन को पता है 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर है ना। और एच सी बाय 13.6 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 13.6 बाय एच सी की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। तो बस ये जो एच सी है इसको यहाँ भेजो नीचे, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, और 1 बाय लैम्डा अपना क्या हो जाएगा, वेव नंबर है ना। तो अपना इस तरह से इक्वेशन सेट हो जाएगी, वेव नंबर विल बी आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब इसमें डिफरेंस पूछ रहा है वेव नंबर का, तो अब डिफरेंस निकाल दो, मतलब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, इसमें डाउट क्या है बताओ, आर के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। देखो दोनों ये वेव नंबर का एक्सप्रेशन इसके लिए भी बन जाएगा बामर सीरीज के लिए, ऐसे ही पैस्चन सीरीज के लिए भी बन जाएगा है ना। दोनों के लिए z की वैल्यू आएगी 3 सॉरी है ना। तो z अपन को पता है दोनों लाइंस के लिए, दोनों लाइंस के लिए अपन को n1 भी पता है और n2 भी पता है। तो जब दोनों को आप डिफरेंस ले लोगे तो जो आंसर है वो r के टर्म्स में आ जाएगा। सर पैस्टन के लिए इंफिनिटी लेना पड़ेगा ना, n2। हाँ, एंड लास्ट लाइन मतलब होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी से चालू होती है लास्ट लाइन हमेशा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि जैसे अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दिए होते ना, कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल 7 ऑर्बिट्स हैं, तो फिर लास्ट लाइन कौन सी हो जाती, 7 2 3, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ये। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नहीं स्पेसिफाई किए हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, तो जो लास्ट लाइन होगी वो इन्फिनिटी से चालू होगी। क्लियर हो गया कैसे सर करना है? हाँ बोलो, सर डाउट है बताओ। सर, मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है सर, मेरा आर आर आंसर आ रहा था, तुम्हारा आर लेकिन आंसर आ सर रहा है, तो सॉल्व करके बता दूं मतलब इसको। यस सर। हाँ ठीक है, रुको फिर सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। तो देखो, तो वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, वो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर है ना, 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू है 2, मतलब 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वेव नंबर आ जाएगा रफली 9r इंटू 5/36, ठीक है। दूसरे वाले का वेव नंबर निकालो, वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज, तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा सॉल्व होके आर है ना। अब इसको देख लो ये कितना है सॉल्व होके, 9 4 जा 36, मतलब 5r/4। तो अब दोनों में डिफरेंस निकाल लो और क्या, 5r/4 माइनस आर कितना होगा, 5r/4 माइनस आर हो जाएगा r/4, ठीक है चंद्रभान। ये सर हाँ मेरा सर। इंफिनिटी वाले में गलत हो गया। अच्छा, तो ये इसका r/4 मतलब ये डी ऑप्शन इसका सही है ना। 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, मैथ्स में पढ़ाया नहीं होगा। सर, मतलब इंफिनिटी लिया नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन D7। यस बाकी फिर अपन सेक्शन ई अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये जो अपना श्रोडिंगर इक्वेशन है इसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। सर। हाँ बताओ। सर मोल कॉन्सेप्ट के डाउट्स। मूल कॉन्सेप्ट के बोले तो थे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहो ना, बताते तो रहा हूँ मैं, मतलब बताते तो जा रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है सर। उस पर डालते रहो और मैं उस ये पर बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, और किसी ओके। को कोई डाउट?
नो सर। चलो ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू सर। थैंक वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।